नमस्कार साथियों, पॉलिटी विजन में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ दो प्रकार की होती है, सामान्यकालीन शक्तियाँ उनमें से कर ली है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब वो इनका प्रयोग या उपयोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। पहली है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। दूसरी आपातकालीन शक्ति है अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख किया गया है। यह है राष्ट्रपति शासन। और तीसरी आपातकालीन शक्ति है अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख किया गया है वित्तीय आपातकाल। ये 3 आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है और आपातकाल के समय इन तीनों का प्रयोग यानी अलग अलग समय कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद यानी पहली आपातकालीन शक्ति जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 किन परिस्थितियों में लगा सकते हैं? 3 परिस्थितियां हैं जिनमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 पूरे देश में या देश के किसी भाग में लगा सकते हैं। बाह्य आक्रमण हो जाए, युद्ध में शामिल, हमारा देश किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाए, और तीसरा लिखा हुआ है आंतरिक अशांति। इन 3 कंडीशंस के आधार पे राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 लगा सकते हैं। आज तक अनुच्छेद 352 3 बार हमारे देश में लगा है। पहली बार लगा 1962 में, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। इस समय भारत के राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। दूसरी बार लगा 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध। इस समय भारत के राष्ट्रपति थे वी.वी. गिरी। और तीसरी बार लगा 1975। ये आंतरिक असंतोष के आधार पर लगाया गया था। इस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्नीस सौ 65 में भी पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था, लेकिन 1965 में आपातकाल नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? 1962 में आपातकाल लगाया गया था, वो 1968 तक चलता रहा। इस वजह से 1965 में आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1971 में आपातकाल लगाया गया। उसके बाद 1975 में आंतरिक असंतोष के आधार पर 1971 वाला जो आपातकाल है ये 1977 तक चला, लेकिन 1975 में आंतरिक असंतोष के आधार पर फखरुद्दीन अली अहमद ने फिर से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। फिर इसमें कुछ संशोधन किया गया, यानी आंतरिक असंतोष के आधार पर लगाया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन
ये हुआ 1978 में। इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए। इस समय तक अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जा रहा है, तो 2 महीने के अंदर अंदर संसद से परमिशन लेनी होती थी। और 44वां संविधान संशोधन किया, इसमें कुछ प्रावधान किए गए, वो प्रावधान देखते हैं। पहला था, आंतरिक असंतोष के आधार पर नहीं, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगा सकते हैं। बाह्य आक्रमण, भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। सशस्त्र विद्रोह का मीन है भारतीय जनता सरकार के विरुद्ध हथियार लेकर क्रांति कर दे। तो इस बेस पे आंतरिक असंतोष के आधार पर नहीं लगाया जाएगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा है, आपातकाल लगाने के बाद संसद से 1 माह में परमिशन लेनी होगी, स्वीकृति लेनी होगी। पहले 2 माह का था और 44वें संविधान संशोधन के तहत 1 माह कर दिया गया। और आपातकाल ऐसे नहीं लगाया जाएगा, आपातकाल लगाया जाएगा मंत्रिमंडल लिखित में राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। लिखित में मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाएगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। ये जो मंत्रिमंडल शब्द है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया था। मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट में शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, इनको शामिल किया गया है। तो कैबिनेट स्वीकृति देगी, उसके बाद यानी परामर्श देगी, उसके बाद ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। अब ये आपातकाल की जो अवधि है कितने वर्ष तक यानी रह सकती है, तो भारत में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है तो राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि अनंत समय तक लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है, अब 1 माह के अंदर संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक है। 1 माह में संसद की स्वीकृति मिल गई है और प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत से स्वीकृति आवश्यक होगी। उसके बाद ही 6 माह का बढ़ेगा, फिर से आपातकाल को और बढ़ाना है तो फिर से संसद के विशेष बहुमत से स्वीकृति लेनी होगी और इस आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से हमने देखा कि 3 आधार पे राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। अब ये आपातकाल लागू हो गया है, यानी भारत में लागू हो गया है, तो आपातकाल के दौरान क्या क्या प्रभाव रहेगा देखते हैं। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। 358 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 19 के द्वारा जो स्वतंत्रताएं दी गई है, भारतीय नागरिकों को यानी सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगर आपातकाल बाह्य आक्रमण और युद्ध के बेस पे लगाया गया है तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाएगी। आंतरिक या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो स्वतंत्रताएं निलंबित नहीं होगी। अनुच्छेद 359 में उल्लेख किया गया है कि अगर देश में आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 में जो स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्रदान की गई है उनका निलंबन यानी वो स्थगित नहीं होगी, स्थगित नहीं की जा सकती।
ये आपातकाल में भी नागरिकों को मिली रहेगी। अनुच्छेद 20 में उल्लेख किया गया है जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में, और उसमें फिर कंट्रोल अनुच्छेद 21 के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया है और अब इसको हटाना है, यानी परिस्थितियां अनुकूल हो गई है देश के, अब इसको हटाना है तो लोकसभा में यहाँ संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव पर कुल सदस्यों का 1/10 प्रस्ताव लेकर आते हैं और साधारण बहुमत के द्वारा ये आपातकाल हटाया जा सकता है। इस तरह से हमने देखा अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जा रहा है, तो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं स्थगित होती है और किस तरह से राष्ट्रपति यानी आपातकाल लगा सकते हैं, कितने समय तक आपातकाल लगा रहेगा। अनुच्छेद 250 पे लिखा हुआ है कि अगर आपातकाल लागू हो गया है तो राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाएगा। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 250 में। अगली आपातकालीन शक्ति है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ये किसी भी राज्य में किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य की सरकार शासन चलाने में असमर्थ हो जाती है तो राज्यपाल के द्वारा लिखित में राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। एवरी जो मंथ होता है उसमें प्रत्येक राज्य की जो सिचुएशन होती है, क्या क्या चल रहा है राज्य में, पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी होती है। तो राज्य की सरकार यानी संवैधानिक तंत्र कह सकते हैं, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और उस राज्य का राज्यपाल ये सूचना राष्ट्रपति तक देता है। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जाता है। अनुच्छेद 355 में उल्लेख किया गया है कि संघ सरकार के कुछ दायित्व है। वो दायित्व है बाह्य आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए या संविधान की पालना, ये करवाने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है कि बाह्य आक्रमण हो जाता है, युद्ध हो जाता है तो संघ सरकार राज्यों की सुरक्षा करेगी। अनुच्छेद 365 में उल्लेख किया गया है कि संघ सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है और निर्देश की पालना करवाएगी। तो इस तरह से अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लागू किया जा सकता है। अब बात करें राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था, पंजाब के पैक्सू में 1953 में, और करीबन 7 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन रहा था। अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, 2 माह के अंदर संसद से स्वीकृति लेनी होगी। अगर संसद स्वीकृति दे देती है तो राष्ट्रपति शासन को 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है।
और बढ़ाना है 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक 6 माह बाद संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। और किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 3 वर्ष तक कुछ कंडीशंस है, उनके आधार पर ही लगा सकते हैं, बाकी 1 वर्ष तक अधिकतम लगाया जा सकता है। अगर चुनाव आयोग लिखित में संघ सरकार को ये लिख के दे दे कि इस राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लागू हो गया है तो उस राज्य की सरकार को स्थगित भी किया जा सकता है या निलंबित यानी भंग भी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और सबसे अधिक कहाँ लगा राष्ट्रपति शासन? सबसे अधिक यूपी में लगाया गया, करीबन 10 बार। और हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। 4 बार कब कब लगाया गया है? 1967, 1977, 1980 और 1992। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, 1967 में, 77 में, 80 में और 92 में। आज तक अगर बात करें तो पूरे भारत में 112 बार राष्ट्रपति शासन लागू यानी लगाया जा चुका है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आज तक 1 बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। सबसे अधिक बार हुआ यूपी में और सबसे लंबा चला है पंजाब के पेप्सू में, 7 वर्ष तक चला था, क्योंकि पंजाब की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी। अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और 6 महीने के अंदर अंदर संसद से परमिशन लेनी होगी। और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तो 2 माह के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अगर संसद स्वीकृति नहीं देती है तो उस राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाएगा, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं। दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो अनुच्छेद संविधान संशोधन हुआ 69 1992 में। इसके तहत 239 ए और 239 ए भी ऐड किया गया। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे देश की राजधानी है। अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो 239 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आगे तीसरी आपातकालीन शक्ति है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाएगा? अगर देश की साख को खतरा हो तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल आज तक 1 बार भी देश में लागू नहीं हुआ है। और इसको कैसे लागू कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस है? अगर वित्तीय आपातकाल लगा दिया गया है तो 2 माह के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। जो दूसरा है 356 और 360 के लिए सेम बातें लिखी गई है। 2 माह के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति लेनी है और उसको हटाना है। तो जो पहला आपातकाल है अनुच्छेद 352 यानी लोकसभा में साधारण बहुमत के द्वारा
राष्ट्रपति शासन को हटा सकते हैं। ये लिखा, सॉरी, जो वित्तीय आपातकाल लगाया गया है उसको हटा सकते हैं। तो इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है। अगर वित्तीय आपातकाल लागू हो गया है तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है तो न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जाएगी। न्यायाधीशों के अतिरिक्त जो भी कर्मचारी है संघ सरकार और राज्य सरकारों में, वहां वेतन की कटौती की जाएगी। और वित्तीय आपात के बारे में संविधान में ज्यादा विस्तृत कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब देखते हैं हम, राष्ट्रपति की तीनों आपातकालीन शक्तियां कंप्लीट हो गई है। राष्ट्रपति को इन तीनों आपातकालीन शक्तियों के अलावा विशेषाधिकार शक्तियां भी प्रदान की गई है। तो उनके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति को विशेषाधिकार शक्तियां दी गई है। इनमें है सबसे पहले निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद में वापस भेज सकते हैं। अब पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति, अगर संविधान संशोधन विधेयक है या धन विधेयक है, इन दो विधेयकों को पुनः विचार के लिए संसद में वापस नहीं भेज सकते हैं। साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक को संसद में पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। दूसरी शक्ति है जेबी वीटो, जिसको पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 में। इसके तहत कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आया है तो राष्ट्रपति, उस पर समय सीमा नहीं होती है कि कितने समय में उनको हस्ताक्षर करना है, अपने पास रख सकते हैं। और इस शक्ति का प्रयोग किया था 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने। आगे है पूर्ण वीटो। किसी विधेयक को पूर्ण वीटो के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है। और लास्ट है अपना निरंकुश वीटो। निरंकुश वीटो का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 200 में। इसमें राज्यपाल के द्वारा कुछ आरक्षित विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं और इस संदर्भ में, इन आरक्षित विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति इनकार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति को विशेषाधिकार शक्तियां भी दी गई है। निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, पूर्ण वीटो और निरंकुश वीटो।